हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज C8 और पार्ट 2। C8 सीरीज जो है वो अपकिरण के माप से संबंधित है। इसमें हम इस सीरीज में सारे वीडियो अपकिरण के माप से संबंधित देखेंगे। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिया और विस्तार लिया। पार्ट 2 में हम लेते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड मैटर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए विस्तार शब्द आया, पिछले वीडियो में हमने विस्तार देखा था। विस्तार का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। विस्तार किसका? अंतर चतुर्थक, मतलब चतुर्थकों में विस्तार। चतुर्थक क्या होता है ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। चतुर्थक मतलब ऐसे मूल्य जो श्रेणी को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, ऐसे मूल्यों को चतुर्थक कहते हैं। चतुर्थक 4 टुकड़ों में बांटते हैं ना, इसलिए श्रेणी में कितने चतुर्थक होते हैं? 3, क्योंकि 3 कट मारते हैं तो 4 टुकड़े हो जाते हैं। 3 चतुर्थक कौन से? पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। देखिए यहाँ पर Q1, Q2, Q3 ये 4 समान टुकड़े हैं। अब इसमें अधिकतम चतुर्थक कौन सा हुआ? Q3। न्यूनतम चतुर्थक कौन सा हुआ? Q1। तो विस्तार निकालते हैं तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो अधिकतम है Q3 माइनस Q1। ये हो गया चतुर्थक, अंतर चतुर्थक विस्तार IQR। देखिए यहां पर हमने लिखा है समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक Q3, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, वह प्रथम चतुर्थक सबसे छोटा है Q1 के अंतर को IQR कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। इससे मध्यवर्ती 50% मूल्यों का विस्तार ज्ञात होता है। देखिए ये 25% छूट गया, ये 25% छूट गया, बिल्कुल सेंटर के जो 50% वैल्यू है उनका विस्तार कितना है, मतलब कहां से कहां तक उनका विस्तार है, ये हमें IQR से ज्ञात होता है। IQR का हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब हम लेते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। ये तो विस्तार था इसलिए अधिकतम में से न्यूनतम माइनस कर दिया। चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? तो ये जो IQR है ना, इसमें बटा 2 कर दे, 2 का भाग दे देते हैं तो हमें QD मिल जाता है। 2 का भाग मतलब इसका आधा, तो इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार, अर्ध मतलब आधा, अंतर चतुर्थक विस्तार का आधा, है ना। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ये हो जाता है QD चतुर्थक विचलन। फिर हम लेते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक। गुणांक आ गया, इसका मतलब ये सापेक्ष माप हो गया, है ना। ये चतुर्थक विचलन जो है ये निरपेक्ष माप है, लेकिन जब इसका गुणांक ज्ञात होता है तो ये सापेक्ष माप हो जाता है। इसका फार्मूला चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओपन Q3 प्लस Q1, ये इसका फार्मूला है। हम पढ़ चुके हैं क्वार्टाइल कैसे ज्ञात करते हैं, विभाजन मूल्य जो कि हमारा C7 सीरीज है। आप बहुत विस्तृत में यदि इसके बारे में समझना चाहें तो हमारे जो C7 सीरीज है उसमें आप देखें विभाजन मूल्य क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने के सूत्र कैसे बनाते हैं, सारा डिटेल हमने C7 सीरीज में पार्ट 1, 2 में क्लियर कर रखा है, आप उसे एक बार अवश्य देखें। चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र ये हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक विचलन, व्यक्तिगत श्रेणी में, है ना, जिसमें केवल x होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। क्या करें? चतुर्थक तो एक प्रकार का विभाजन मूल्य है और सभी विभाजन मूल्यों में तो हमको आरोही क्रम में जमाना ही पड़ता है वैल्यूज को। तो सर्वप्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये हमने न्यूमेरिकल लिया है, माह और व्यय, व्यय रुपयों में है। माह 12 माह है और व्यय ये रहा, तो ये जो व्यय है वही वेरिएबल है, वही x है ना। अब इसे आरोही क्रम में सबसे पहले जमाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने जमा के रख दिया, जो वैल्यू डबल है उनको डबल लिखा है ना। तो ये सारे मूल्य आरोही क्रम में जमे हुए हैं। यहाँ n इक्वल टू 12 है, क्यों? क्योंकि पद मूल्यों की संख्या कितनी है? 12 है।
तो n इक्वल टू हो गया 12। व्यक्तिगत श्रेणी में Q1 का सूत्र n+1/4, 12 + 1 13/4, 3.25वां पद। अब 3.25वां पद है ना, कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो तीसरा पद है ना, 3वां पद प्लस जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो एज इट इज लिखना है। अब 3.25 किसके बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में। तो 0.25 इंटू 4वां पद माइनस 3वां पद, मतलब तीसरा पद जो है ना वो माइनस कर, उनका जो डिफरेंस होगा उसका 0.25वां भाग। तो यहाँ पर तीसरा पद है 140, ये हमने 140 लिख दिया। चौथा पद है 141, तो 0.25 141 माइनस 140, ये डिफरेंस होगा। एक का इसमें 0.25 में गुणा हुआ और 0.25 इसमें जोड़ा, 140.25 इसका आंसर आया। अब लेते हैं Q3 तीसरा चतुर्थक निकालना है, तो 3n+1/4 है ना। n+1/4 तो हमने निकाल दिया 3.25, तो 3 इंटू 3.25 9.75वां पद, तो 9वां पद प्लस 0.75। अब 9.75 किसके बीच में आता है? 9 और 10 के बीच में, तो 0.75 इंटू 10वां पद माइनस 9वां पद। अब 9वां पद है 143, एज इट इज लिख दिया। 10वां पद 144, तो 0.75 144 माइनस 143, ये डिफरेंस आया 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज इसमें जुड़ा 143.75, ये Q3 निकल गया। जब Q1 Q3 निकल गया तो हम ये सारे फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर IQR निकाला, अंतर चतुर्थक विस्तार, Q3 माइनस Q1 दोनों का वैल्यू रखा, यह आंसर आया। फिर निकालना चतुर्थक विचलन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, QD चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन, दिस माइनस दिस अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2 1.75 आया। अब लेते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक, है ना। ये अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा? ये Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 एज इट इज वैल्यू रख दी हमने Q3 Q1 की, 3.5 अपन 284, आंसर है 0.012, ठीक है ना। ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी में न्यूमेरिकल हुआ। अब हम लेते हैं खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन। खंडित श्रेणी में क्या आएगा? खंडित श्रेणी में x और f है ना, चर के मूल्य आते हैं और आवृत्ति आती है, f आता है। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, किसको? x को। हमें x को देखना है कि आरोही क्रम में जमा हुआ या नहीं, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, CF ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम Q1 और जो Q3 है ना, Q1 और Q3 हम जो ज्ञात करेंगे फार्मूले से, उसको हम CF में देखेंगे। जैसे व्यक्तिगत में हम ये गणना कर रहे थे ना, वैसे अब हमें गणना नहीं करनी है, अब CF में देखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल देखिए, x और f दिया हुआ है, x आरोही क्रम में जमा हुआ है तो हमें जमाने की जरूरत नहीं है, f दे रखा है, हम CF ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? 3 का तो 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। ये 30 कैसे आया? फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से आया है। यहाँ n इक्वल टू कितना होगा? 30, है ना। जब भी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति का योग ही n होता है। Q1 का फार्मूला जो व्यक्तिगत में है वही खंडित में होता है ना। n+1/4, n है 30, 30 + 1 31/4, 7.75वां पद। अब 7.75 किस में देखेंगे? CF में। 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, लेकिन 10 से छोटा है, इसमें एग्जिस्ट करता है 7.75। इससे रिलेटेड वैल्यू हो गई 25। x का वैल्यू देखते हैं ना, इससे रिलेटेड x कितना है? 25, ये हमारा आंसर आ गया 25। फिर लेते हैं Q3, 3 इंटू n+1/4, n+1/4 है 7.75, तो 3 इंटू 7.75, ये 23.25वां पद। अब 23.25 कहाँ देखोगे? CF में देखिए, 20 से तो बड़ा, 26 से छोटा है, इसमें आएगा, है ना। इससे जुड़ा हुआ वैल्यू, इससे संबंधित मूल्य क्या है? 40, हमारा आंसर आ गया 40। तो Q1 और Q3 ज्ञात हो गए। अब हम वो तीनों ज्ञात कर लेते हैं, IQR ज्ञात कर लेते हैं,
Q3 माइनस Q1, 40 माइनस 25 15। QD चतुर्थक विचलन निकाल लेते हैं, Q3 माइनस Q1 अपन 2 है ना, तो 15/2 ये आ गया 7.5। और चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1, ये 40 माइनस 25, 40 प्लस 25, 15/65 0.23। इस प्रकार से खंडित श्रेणी में भी हमने चतुर्थक विचलन निकाल लिया है ना, व्यक्तिगत श्रेणी में भी हमने चतुर्थक विचलन निकाल लिया। अब हम ज्ञात करते हैं सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन। अब लेते हैं अपन सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन है ना, व्यक्तिगत और खंडित हो गया। सतत में वर्ग होते हैं और आवृत्ति होती है। इसमें भी सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ता है, किसको, वर्गों को है ना। अगर वर्ग बदलता है तो उससे संबंधित आवृत्ति भी बदलेगी। देखना हमको वर्ग कोई है कि जमा हुआ है या नहीं है, और फिर क्या करना, फिर आवृत्ति दे रखी है इसलिए CF निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए ये पूरा क्रम यहाँ लिखा हुआ है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, CF ज्ञात करना है। Q1 Q3 के जो फार्मूले उससे उन मूल्यों को CF में देखना है, वर्ग सेलेक्ट होंगे और उसके ऊपर उन वर्गों में Q1 और Q3 के फिर फार्मूले चलेंगे। देखिए ये वर्ग यहाँ पर दे रखा है, इन वर्गों में देखिए यहाँ 5-5 का अंतराल है, आगे 10-10 का अंतराल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वर्ग सेलेक्ट होगा उसका जो अंतराल होगा वो हम लिखेंगे है ना। तो ये तो आरोही क्रम में जमा हुआ है, जो CF दे रखा है ना उससे CF निकाल दिया। 4 का तो 4 और 12 16 और 16 32 और 22 54 और 10 64 और 8 72 और 6 78 और 4 82 है ना। आवृत्ति का योग हो गया 82, n इक्वल टू हो गया 82। अब यहाँ पर Q1 का फार्मूला n/4, ध्यान रखना सतत श्रेणी में n+1 नहीं आता है, ओनली n होता है ना। तो n/4 पहला चतुर्थक है ना, इसलिए तो 82/4 20.5वां पद। 20.5 इसको आप देखोगे CF में किसके अंदर शामिल होगा, 32 में, क्योंकि 16 से बड़ा है। तो 32 से संबंधित वर्ग कौन सा हो गया, 20 से 25, तो वर्ग हो गया 20 से 25। अब 20 से 25 वर्ग में ये फार्मूला चलाना पड़ेगा, Q1 = L1 प्लस n/4। जो हमने यहाँ ज्ञात किया उसको यहाँ लिखते हैं, सीधी गणित है इसकी। जो यहाँ ज्ञात किया वो यहाँ आएगा -C। C का मतलब होता है इससे पहले वाले वर्ग की CF, तो ये जो वर्ग है इससे पहले वाली CF है 16। F उसकी खुद की आवृत्ति 16। I इसका वर्ग अंतराल 20 से 25 का कितना है, 5 है ना। L1 लोअर लिमिट कितनी है, 20, तो ये 20 प्लस n/4 20.5 माइनस 16/16 इंटू 5, और इसको हमने सॉल्व किया 4.5/16 इंटू 5, ये 22.5/16 1.41 आया, तो 21.41 हमारा आ गया, Q1 आया। अब हमको लेना है Q3। Q3 का फॉर्मूला है 3n/4, तो 3 × n/4, n/4 तो हमने अभी ज्ञात किया था ना, कितना आया 20.5, तो 3 × 20.5 ये 61.5वां पद। अब 61.5 किस में देखेंगे, CF में देखिए, कौन से CF में आएगा, 64 में आएगा, क्योंकि 54 से बड़ा है। 64 में आएगा तो वर्ग कौन सा हो गया, 30 से 40, तो ये हमने लिख दिया वर्ग 30 से 40। इस पर हमको Q3 का फार्मूला लगाना है, L1 प्लस, अब यहाँ क्या ज्ञात किया, 3n/4, तो यहाँ भी 3n/4 ही आएगा, -C/F × I। लोअर लिमिट यहाँ 30 है, 3n/4 निकला हुआ है। C मतलब पहले वाली CF, इससे पहले वाली CF है 54, ये 54 लिखा, और खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 10 है, ये 10। I वर्ग अंतराल, इस क्लास का इंटरवल कितना है, 10, ये 10, तो 10 से 10 कटा 7.5, और ये 37.5 Q3 आ गया। Q1 और Q3 आ गया। अब हम वो तीनों सूत्र से वैल्यू निकाल लेते हैं। IQR अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 - Q1, यह आपके आ गया 16.09। फिर QD चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2, यह आपके आ गया 8.05। और चतुर्थक विचलन गुणांक Q3 - Q1/Q3 + Q1, तो ये वैल्यू रख दी हमने, इसका आंसर आता है 0.273। अब यहाँ पर गुण और दोष देख लेते हैं। गुण क्या है, तो गणना करना सरल है, समझना भी इसको सरल है
है ना। खुले सिरे वाली श्रेणी के लिए उपयोगी है। जैसे फर्स्ट क्लास मान लो यहाँ पर 10 से 15 न हो के 15 से कम लिखा होता तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ पर 60 से 70 न लिख के 60 से अधिक ऐसा लिखा होता तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि Q1 Q3 के बीच के जो 50% वैल्यू है ना, उन पर ही ये विचलन आधारित है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट नहीं भी हो तो चलेगा। फिर हमने लिखा चरम मूल्यों से कम प्रभावित, मतलब न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों से या सीमांत मूल्यों से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। दोष क्या है? श्रेणी की बनावट का पूरा ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि केवल बीच के 50% वैल्यू का ही विचलन बताता है, इधर 25% और लास्ट में 25% का नहीं बताता है, इसलिए पूरी बनावट की जानकारी नहीं होती है। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि केवल बीच के 50% मूल्य ही इसमें आते हैं, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि केवल प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक हम यदि ज्ञात कर लेते हैं तो हम सारे सवाल इजी वे में कर सकते हैं। और ये चतुर्थक कैसे ज्ञात करना उसको डिटेल हमने सीरीज C7 में पार्ट 1-2 में हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।